कहानियों के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। घर में उत्साह का वातावरण था और हो भी क्यों नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी। गोपाल व शारदा के यहाँ कुल दीपक का अवतरण हुआ था। आस पड़ोस के रिश्तेदारों के शुभ कामनाओं के संदेश आ रहे थे। पड़ोस की महिलाएं बधाइयां दे रही थीं। पड़ोसी कमला मौसी बोली, वाह वाह, बहुत ही सुंदर सुपुत्र को जन्म दिया है शारदा, यह बड़ा होकर तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक और पड़ोसन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं, एक इन्हीं का तो सहारा होता है दुनिया में, यह बड़ा होकर जरूर तुम्हारा सहारा बनेगा। इस तरह खुशियों से एवं शुभकामनाओं संदेश के बीच समय बीतता चला गया और राजू नाम से बच्चे का नामकरण रखा गया। कुछ समय पश्चात उसे शहर के बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कराया गया। दिन बीत गए। एक दिन गोपाल जब बाजार से आया तो उसने शारदा से पूछा, अरे भाग्यवान, आज राजू नहीं दिख रहा है। हाँ, वह मैंने उसे पास में धार्मिक पाठशाला में भेज दिया है। अंदर से शारदा की आवाज आई, आता ही होगा। क्या? गोपाल ने अचरज से पूछा, तुमने उसे पाठशाला में भेजा है? तुम्हें ऐसा करने को किसने बोला? जानती हो मैंने उसके लिए क्या क्या सपने संजोए हैं, और तुम हो कि उसे पाठशाला भेज रही हो? नहीं, उसका जन्म पाठशाला के लिए नहीं हुआ है। हम तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और तुम हो कि उसे धर्म के धक्के खाने के लिए पाठशाला भेज रही हो। मैं तो तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने वाला था कि हम राजू को इंदौर के बड़े हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। चाहते क्या है, हमने तो पूरी तैयारी भी कर ली है। अगले महीने राजू को इंदौर पढ़ाई के लिए भेजना है, उसकी तैयारी करो। लेकिन व्यवहारिक होने के साथ साथ धार्मिक जानकारी का होना भी अति आवश्यक है। शारदा ने तर्क दिया, पर गोपाल इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने प्रति उत्तर में जवाब दिया कि कुछ नहीं, मैंने जो फैसला कर दिया वह सर्वोपरि है। मैंने तो राजू के भविष्य के लिए बोला है, बाकी आपकी मर्जी। क्या आपके आगे किसी की चली है? शारदा बोली, और वही हुआ जो गोपाल चाहता था। राजू का एडमिशन इंदौर के ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया। अब राजू महीने में 1 या 2 बार गांव आता था। गोपाल उसकी सारी ज़रूरत पूरी कर रहा था। समय के साथ साथ राजू बड़ा होने लगा। इंदौर के वातावरण ने राजू को आवारा बना दिया। पढ़ाई तो अपनी जगह ही थी, परंतु साथ ही साथ कुछ आवारा लड़कों की संगत में ऐसा कोई भी व्यसन ना था जिससे राजू बचा हो, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब गोपाल के पास राजू के पैसे के लिए हर 1-2 दिन में कॉल आने लगे। गोपाल परेशान होने लगा। नोटबंदी और बाजार के बंदी के चलते हुए व्यापार भी कमजोर पड़ा हुआ था। फिर भी गोपाल का जुनून था। राजू को कुछ बनाने के संघर्ष में गोपाल को बनिए से सूद पर उधार लेकर पैसे भेजना पड़े। उधर राजू बेफिक्र होकर पैसे उड़ा रहा था। अय्याशी व नशा तो जैसे उसका पर्याय बन गए थे। समय बीतता गया, राजू की डिमांड भी बढ़ती गई। गोपाल के लिए परिस्थितियों का सामना करना और भी मुश्किल हो गया। फिर भी उसने हिम्मत से सोचा कि केवल 1 साल के बाद मेरा बेटा राजू जब कमाने लगेगा तब सबके रुपए लौटा दूंगा। इसी आशा के साथ पैसे लेने वालों को विश्वास दिलाता रहा। जैसे तैसे साल गुजरा और वह भी दिन आ गया जब राजू घर लौटा, परंतु गोपाल की परीक्षा का यही अंत न था। सायंकाल का समय था। राजू और उसके माता पिता साथ में खाना खा रहे थे। तब राजू बोला, पिताजी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र ही पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाना होगा और उसके लिए मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है। मैं अगले महीने पढ़ने के लिए ऑस्ट्रिया जाऊंगा, जिसके लिए रुपए 3 लाख की आवश्यकता होगी। सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सुनते ही शारदा बोली, परंतु बेटा। शारदा की बात पूरी होने के पूर्व ही गोपाल बोला, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, तुम जाना, जैसा भी होगा देखा जाएगा। खाना खाकर राजू अपने दोस्तों से मिलने चला गया। तुमने राजू से पैसों की हाँ कर दी, परंतु मुझे पता है पहले कितना कर्जा है हमारे ऊपर, फिर यह सब कैसे होगा? अब यह सब राजू को बता क्यों नहीं देते? इस पर गोपाल बोला, नहीं, राजू को कुछ भी मत बताना, वरना वह बाहर जाने से मना कर देगा। मगर यह राजू के भविष्य का सवाल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और इस तरह से पैसे के इंतजाम में गोपाल जगह जगह भटका, परंतु कहीं से भी उसे सफलता नहीं मिली। आखिर में सेठ चुन्नीलाल जी के पास पहुंचा और उसने अपनी बात रखी, परंतु चुन्नीलाल जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि देखिए गोपाल, मैंने तुम्हें पहले ही खूब रुपए दे रखे हैं, अब मुझे क्षमा करो, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि यह जो कर्ज ले रहा हूँ वह मेरे बेटे राजू की पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए, यह मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। कोई तो रास्ता होगा सेठ जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। गोपाल, मैं मजबूर हूँ, अब मैं तुम्हें और रुपए नहीं दे सकता, पर हाँ, यदि तुम्हारे पास कोई सोने की रकम हो तो ला दो, मैं उसे तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। अरे सेठ जी, मेरे पास रकम होती तो बेच ना देता। आपके पास पैसे लेने थोड़ी ना आता। मेरे पास रकम नहीं है। मुझे पता था सेठ जी, इसलिए मैं अपने मकान की रजिस्ट्री के कागज़ लेकर आया हूँ। अब तो आप मेरी मदद करेंगे? सेठ चुन्नीलाल ने आश्चर्य से गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, कल तुम आ जाना, मैं कल तुम्हारा काम कर दूंगा। और अगले दिन गोपाल सेठ चुन्नीलाल के पास फिर पहुंचा और कुछ कागजी कार्रवाई के पश्चात सेठ ने गोपाल के मकान की रजिस्ट्री की एवज में उसे रुपए दे दिए। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद
राजू के विदेश जाने का समय आ गया। राजू ने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही पढ़ाई करके लौटेगा, तब तक उन्हें रुपया भेजता रहेगा। समय के जैसे पंख होते हैं। महीना बीता, वर्ष बीता। कुछ समय तक राजू की चिट्ठी पत्री आती रही, लेकिन कुछ समय के पश्चात वही हुआ जिसका अंदेशा था। राजू की चिट्ठी पत्री भी आना बंद हो गई। गोपाल और शारदा का इधर बुरा हाल था। इधर तो राजू का कोई संदेश नहीं, वह कहाँ है कोई पता नहीं। धीरे धीरे 8 वर्ष बीत गए। इधर गोपाल ने जो कर्ज लिया था, मकान गिरवी रखकर भी नहीं चुका पाया और सूद समय रुपए लौटाने के दबाव में और बाजार में इज्जत रखने के लिए गोपाल को मजबूरन अपना मकान बेचना पड़ा। तब जाकर गोपाल बाजार का कर्ज उतार पाया, परंतु इन सब कार्यों में गोपाल बेघर हो गया। किराए की दुकान थी, लेकिन मंदी की वजह से वह भी नहीं चल पाई। बमुश्किल 2 जून की रोटी का प्रबंध हो पाता था। शरीर से भी गोपाल कमजोर होता चला गया था। तब शारदा ने गोपाल से कहा कि मैं आपसे कहती थी कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। आपने राजू को बचपन से ही बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। वह हमसे जुड़ नहीं पाया, हमसे उसको प्रेम और लगाव नहीं हो पाया। मुझे तो रात दिन उसकी ही चिंता खाए जा रही है। तब गोपाल बोला, हाँ शारदा, तुम सही थी, मैं गलत था, गलती मेरी थी। मैं पुत्र मोह में और धन की चाह में सही गलत का निर्णय नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो। उधर राजू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसकी सर्विस अच्छे खासे पैकेज पे लग गई थी। समय के अभाव में उसको होश ही नहीं रहा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। समय बीतता चला गया। लगभग 8 वर्ष बीत गए। राजू की माँ डाकिये से रोज पूछती, भैया मेरे बेटे की चिट्ठी आई है क्या? अब तो डाकिये को भी उस पर दया आने लगी थी। फिर एक दिन अचानक डाकिया आया और आते ही खुशी से चहक उठा। माँ जी, आपके लिए खुशखबरी, आपके बच्चे का पत्र आया है। शारदा शीघ्रता से बोली, अच्छा, मेरे बेटे का पत्र आया है? अजी सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, अपने राजू का पत्र आया है। गोपाल भी आश्चर्यचकित मुद्रा में घर से बाहर आया और देखा, वास्तव में राजू का पत्र था। शारदा बोली, लीजिए जल्दी से खोलकर बताइए कि क्या लिखा है, कहाँ है वह, कैसा है वह? अनगिनत प्रश्न के बीच गोपाल ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। माँ बाबूजी प्रणाम, बहुत दिनों से पत्र नहीं लिख पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑस्ट्रिया में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात कुछ वर्षों तक वहाँ पर सर्विस करने के बाद मैं पिछले 15 दिनों से मुंबई आ गया हूँ। माँ, मैंने वहाँ पर मेरे साथ कार्य करने वाली भारतीय मूल की लड़की शर्लिन से शादी भी कर ली है और एक तुम्हारा पोता भी है, जिसका नाम हमने प्यार से सैम रखा है। मेरा पता 129 आकांक्षा अपार्टमेंट, 10वीं मंजिल, खार रोड, मुंबई में। आपका राजू। वर्षों के बाद बेटे का पत्र पढ़ते ही शारदा की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल की आंखें भी भर आईं। तब शारदा ने कहा, आप मुझे जल्दी से जल्दी मुंबई ले जाएं ताकि मेरे बेटे, बहू और पोते का मुंह देख सकूं। परंतु भाग्यवान, राजू ने इसमें यह कहाँ लिखा है कि हम लोग मुंबई जाएं। हो सकता है अभी मकान छोटा हो और वो हमें अभी नहीं बुलाना चाहता हो, परंतु कहते हैं ना कि माँ की ममता के आगे किसी की भी नहीं चलती। शारदा ने गोपाल की एक ना सुनी और वह मुंबई जाने की जिद करने लगी। आखिरकार गोपाल ने मुंबई जाने के लिए हाँ कर दी और शीघ्र ही अगले हफ्ते की मुंबई की ट्रेन की 2 टिकट बुक करवा दी। मुंबई खार रोड आकांक्षा अपार्टमेंट के बाहर एक रिक्शा रुका, जिसमें राजू के पिताजी गोपाल व शारदा उतरे और पूछते पूछते 129 नंबर के फ्लैट में पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सामने राजू दिखाई दिया। ओहो पिताजी आप! राजू का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह देखता ही रह गया, लेकिन शीघ्र ही उसके चेहरे पर खुशी की जगह शिकन नजर आने लगी। उसने माँ पिताजी को अंदर बिठाया। कुछ देर पश्चात वह बोला, अरे पिताजी आप यहाँ कैसे? गोपाल बोला, बेटा जैसे ही तुम्हारा पत्र मिला उस दिन के बाद से ही तुम्हारी माँ बेचैन है। पिछले बहुत दिनों से यह सोई नहीं, रात दिन तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसकी जिद के आगे किसी की चली है या? बस फिर क्या था, हमें तुम्हारी माँ के साथ मुंबई आना पड़ा। पर पिताजी, पर क्या? राजू क्या हुआ बेटा? गोपाल ने चिंतित होकर कहा। कुछ नहीं पिताजी, बात यह है कि मुंबई बड़ा शहर है, यहाँ के खर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम दोनों का खर्चा तो पूर्ण नहीं रहा है और ऐसे में आप यहाँ रहेंगे, मैं यही सोच रहा था। कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ स्थायी रूप से रहने थोड़ी आए हैं, 2-4 दिनों में चले जाएंगे। इतने में अंदर से गोपाल की पत्नी शर्लिन आई। माँ पिताजी को नमस्कार करके गोपाल को एक तरफ ले गई और बोली, अरे बुद्धू ये क्या कर रहे हो? आजकल के ज़माने में झाड़ू पोछा बर्तन वाली मिल नहीं रही है। ऐसे में माँ यहाँ रहेंगी तो मेरी मदद भी हो जाएगी और पिताजी सैम को स्कूल भी छोड़ देंगे और ले भी आएंगे। फिर और भी तो बाजार के कई काम होते हैं, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मुझे यहाँ इतनी आफत पड़ती है, इसलिए सब्जी वगैरह पिताजी ले आएंगे, इसलिए तुम इन्हें रुकने से मना मत करो। इस तरह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक बेटे ने अपने माँ बाप को अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने पास रख लिया। माँ बाप बहुत खुश थे, वह बहू की मंशा से अनभिज्ञ थे। शारदा घर में बहू के कार्य में हाथ बटाने लगी। गोपाल घर के छोटे मोटे कार्य, सब्जी लाना वगैरह करने लगा। सुबह सैम को स्कूल छोड़ना और छुट्टी होने पर वापस उसे घर लाना जैसे गोपाल की ड्यूटी हो गई। अब गोपाल थकने लगा था, इतना कार्य उसे नहीं हो पाता था, परंतु कभी भी उसने ये बात अपने बहू बेटे को नहीं बताई। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद गोपाल स्कूल पहुंचा। वहां देखा कि सभी बच्चे वहां से जा चुके थे। उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। सैम का
कहीं पता न था। तब गोपाल ने घबराकर स्कूल के चौकीदार से पूछा कि भाई तुमने किसी छोटे बच्चे को यहाँ देखा है? चौकीदार बोला, नहीं बाबा, यहाँ से सारे बच्चे चले गए हैं, कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है। इंतजार करते करते गोपाल की आंखें पथरा गईं। थक हार कर वह घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, दूर से उसकी बहू शर्लिन ने देखा कि आज बाबूजी अकेले ही आ रहे हैं, उनके साथ उनका बेटा सैम नहीं है। उसने गोपाल से पूछा, अरे बाबूजी आप अकेले, सैम कहाँ है? गोपाल पहले से ही घबराया हुआ था। मुश्किल उसने बोला, बहू जब मैं स्कूल गया था तब वहाँ गोपाल नहीं था, मैं स्कूल पहुँचने में 5 मिनट लेट हो गया था। शर्लिन मानो जोर से चिल्लाई, अरे बाबूजी आपको एक कार्य करना रहता है, वह भी सही से नहीं किया आपने। आपको छोटे बच्चे की इतनी भी चिंता नहीं, ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हो आप? गोपाल घबराते हुए बोला, मुझे माफ़ करो बहू, मुझे नहीं पता कि सैम कहाँ गया। इतने में शारदा भी रोने लगी। आनंद फानन में शर्लिन ने राजू को फ़ोन किया, पूरी बात बताई। राजू ऑफिस से सीधे स्कूल पहुंचा, वहां पर तलाश की परंतु सैम का कोई अता पता नहीं था। तब राजू ने पास के ही पुलिस स्टेशन में सैम के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई और घर चल दिया। घर पहुंचकर गोपाल पर बहुत झल्लाया और बोला, पिताजी आपको छोटे बच्चे की चिंता रखनी चाहिए थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? गोपाल बोला, बेटा मैं 5 मिनट स्कूल पहुँचने में लेट हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया, मुझे रास्ते में बैठना नहीं चाहिए था, मुझे चिंता रखनी चाहिए थी, मुझे क्षमा करो। सैम की तलाश जारी थी। लगभग 8 घंटे बीत गए, सैम का कोई पता नहीं था, सब चिंतित थे। गोपाल और शारदा का बुरा हाल था, सैम का कहीं पता नहीं चल रहा था। इधर शर्लिन का रो रो कर बुरा हाल था, सब जड़वत हो चुके थे। घर में सुनसान वातावरण था। राजू और शर्लिन गोपाल को कोस रहे थे, वह पूरी गलती गोपाल की ही मान रहे थे। गोपाल भी गुमसुम बैठा हुआ अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अचानक राजू के मोबाइल पर घंटी बजी। राजू ने फ़ोन को रिसीव किया और फ़ोन पास के थाने से था। राजू ने फ़ोन अटेंड किया, उधर से आवाज़ आई और राजू बोला, अच्छा सर, ओके सर, आपका शुक्रिया, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या हुआ? शर्लिन लगभग चीखी। राजू ने जवाब दिया, खुशखबरी यह है कि सैम मिल गया है पास के थाने से, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। शर्लिन बोली, मैं भी चलूँगी। राजू बोला, नहीं मैं लेकर आऊँगा, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो। राजू लगभग दौड़ते हुए पास के थाने पहुँचा। वहाँ पर पहुँचकर उसने थाना इंचार्ज को धन्यवाद दिया। थाना इंचार्ज ने कुछ हिदायतें देकर सैम को राजू के सुपुर्द कर दिया। राजू ने सैम को गले लगाया और बड़े प्यार से पूछा कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुमको कितना ढूंढा, ऐसे में तुम अकेले क्यों गए? इस पर सैम ने कहा, पापा मुझे रोज़ लेने दादाजी आते हैं, वे चल नहीं पाते, वो बार बार थक जाते हैं इसलिए बैठ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अपने आप ही खुद ही स्कूल जाने लगूंगा ताकि दादाजी घर पर आराम कर सकें, मुझे दादाजी का दर्द देखा नहीं जाता। सैम की बात सुनकर राजू का दिमाग चकरा गया कि मैं क्यों नहीं पिताजी के दर्द को समझ सका और मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जाने पिताजी मुझे माफ़ करें या ना करें। सैम को लेकर जैसे ही राजू घर पहुँचा, दरवाजे पर शर्लिन, गोपाल और शारदा उसका इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही शर्लिन बोली, ओहो मेरा बच्चा कहाँ गया था, तू ऐसे मम्मा को छोड़कर चले जाते हैं क्या? सैम को देखकर चारों की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। कुछ देर के पश्चात एकदम राजू को मानो होश आया और वह शर्लिन को एक तरफ लेकर गया और बोला, शर्लिन जब 8 घंटे में अपना सैम अपने से दूर हो गया तो हमारी यह दशा हो गई, और एक मैं हूँ जो 8 वर्षों तक माँ पिताजी से अलग रहा, मैंने उनकी सुध नहीं ली। सैम को अपने दादाजी की इतनी चिंता थी कि उसने दादाजी को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए खुद ही अकेले स्कूल से आना मंजूर कर लिया, और आज मेरा बेटा मुझे बहुत कुछ सिखा गया। चलो शर्लिन, आज हमारी आंखें खुल गई हैं, जो हमने किया वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी हम माँ पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। दोनों लगभग दौड़ते हुए गोपाल और शारदा के चरणों में गिर गए। राजू बोला, पिताजी आपका उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शर्लिन बोली, माता जी हमें माफ़ करो, हमने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा, आपसे घर का काम करवाया, पिताजी से बाजार का काम करवाया, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आज के बाद कभी भी ऐसा ना होगा। गोपाल और शारदा आश्चर्य की मुद्रा में थे। उन्होंने बेटे बहू को गले लगाते हुए बोला, बेटा सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटकर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, हमने कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं, इसलिए माफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखें खुल गई, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, तुम हमेशा खुश रहो और यही आशीर्वाद, जुग जुग जियो मेरे लाल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो आपके साथ रहें। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।